हेलो दोस्तों, आज हम आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी कि सार्वजनिक व्यय। इसमें हम क्या क्या जानेंगे, हम समझेंगे कि थ्योरीज कौन कौन सी है पब्लिक एक्सपेंडिचर की, क्या वजह है इसका बढ़ने का, ग्रोथ का, और फिर इसका अर्थव्यवस्था पे इम्पैक्ट क्या है। तो ये तीन चीज़ को हम समझेंगे। तो पहले पब्लिक एक्सपेंडिचर होता क्या है, सार्वजनिक व्यय होता क्या है। तो जो पब्लिक अथॉरिटी है, फिर चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या लोकल गवर्नमेंट हो, जो वो खर्च करती है अपने एक्टिविटीज़ के लिए, मेंटेनेंस के लिए और लोग के लिए, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, उसको हम बोलते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी कि सार्वजनिक व्यय। और ये पब्लिक फाइनेंस का हिस्सा है, यानी कि सार्वजनिक वित्त का ये हिस्सा है। हमने सार्वजनिक वित्त को डिटेल में डिस्कस किया है। जिन लोगों ने नहीं देखा, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दिया है, आप उसको पहले जरूर से देखिए, तब आपको ये वीडियो समझने में मदद होगी। तो पहले तो आपने डिफाइन कर दिया कि हाँ जी पब्लिक एक्सपेंडिचर होता क्या है। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी कि सार्वजनिक व्यय ऐसा खर्च है जो कि पब्लिक अथॉरिटी, फिर चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या लोकल गवर्नमेंट हो, ये जो है अपने मतलब गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए, डेवलपमेंटल वर्क के लिए करती है, उसको बोलते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब ये जो है इसके अलग अलग टाइप्स हैं। जैसे बजट के हिसाब से तो एक्सपेंडिचर जो होता है पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये दो टाइप का हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट जो सैलरी देती है, पेंशन देती है, उसके बाद जो सब्सिडीज छूट देती है। जैसे आप जानते ही हैं कि हम लोग के यहाँ नेशनल फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम चलता है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, जिसमें जो है बहुत कम कीमत पे जो है चावल, गेहूं और मोटे अनाज दिए जाते हैं। साथ ही साथ जो है फर्टिलाइजर सेक्टर में भी जो है सब्सिडीज दी जाती है। तो जो भी अलग अलग टाइप के जो छूट दी जाती है, सब्सिडीज दी जाती है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है। फिर आपका जैसे हमने बताया कि गवर्नमेंट जो है पेंशन देती है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, वो सब इसमें आता है। फिर गवर्नमेंट जो है इंटरेस्ट पेमेंट करती है, जैसे कि गवर्नमेंट ने लोन लिया है उसके लिए वो इंटरेस्ट पेमेंट करती है, वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या आता है, ऐसा जो भी एक्सपेंडिचर जो सरकार को जो है बेनिफिट पहुंचाता है, जैसे हेल्थ पे, एजुकेशन पे, डिफेंस पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ये जो भी खर्च की जाती है, इसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और एक हो गया आपका डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर और नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर हो गया मतलब जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको आप ये समझ लीजिए कि वो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है, और बाकी जो रख रखाव के लिए, मेंटेनेंस के लिए और जो ये सब्सिडीज ये सब दी जाती है, इसको आप समझ लीजिए नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है। तो मेन जो क्लासिफिकेशन है वो पब्लिक एक्सपेंडिचर का यही दो है, एक आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, और डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर और नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। कहीं कहीं आपको ट्रांसफर पेमेंट और नॉन ट्रांसफर पेमेंट भी मिलता है। चलिए, ये तो हो गया। फिर जो है आपको समझना होगा प्रिंसिपल यानी कि कैनन्स क्या क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टैक्सेशन में भी हमको कैनन्स देखना है और इसमें भी देखना है। तो कैनन्स क्या क्या है, मतलब क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है जब पब्लिक एक्सपेंडिचर करना है, तो क्या उसका प्रिंसिपल है, क्या सिद्धांत है, ये आपको जानना जरूरी है। तो इसमें 8 मुख्य सिद्धांत हैं, और कैसे याद आप रखेंगे, तो इसके लिए हमने एक शॉर्टकट बनाया है, BEBSS, उसके बाद जो है EE और फिर PN, यानी कि SS और जो आपका EE है वो 2 बार रिपीट होगा। तो चलिए हम समझते हैं। पहले हमने कहा कि B और E यानी कि कैनन ऑफ बेनिफिट, यानी कि मैक्सिमम सोशल एडवांटेज होना चाहिए। जो सार्वजनिक व्यय हो इस हिसाब से हो कि वो पर्टिकुलर वर्ग तक सीमित ना रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग की जो है भलाई हो सके, ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रिंसिपल है कैनन ऑफ इकोनॉमी, मतलब जो खर्च हो सार्वजनिक व्यय वो इस हिसाब से हो कि मतलब वेस्टेज बिल्कुल ना हो, एफिशिएंसी रहे खर्च करने में ना, उचित ढंग से वो खर्च हो। तो BE आपका हो गया। फिर हमने बताया आपको SS, तो कैनन ऑफ सैंक्शन, मतलब कि जो सार्वजनिक व्यय होने चाहिए वो पर्टिकुलर अथॉरिटी के द्वारा प्रॉपर ढंग से होने चाहिए। जैसे कि अगर आप बात करें देशों की, तो देश में जो है जैसे इंडिया की बात करें तो कैसे खर्च होता है, कौन डिसाइड करता है, पार्लियामेंट। सेंट्रल लेवल पे जो है पार्लियामेंट खर्च को सैंक्शन करती है,
और जो स्टेट लेवल पे जो है वो विधानसभा करती है। तो ये हो गया आपका कैनन ऑफ सैंक्शन। फिर चौथा प्रिंसिपल है, उसको बोलते हैं कैनन ऑफ सरप्लस। मतलब ये ध्यान रखना है गवर्नमेंट को कि जितना उसका रेवेन्यू आ रहा है उससे बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सपेंडिचर ना करे। मतलब उसका जो राजस्व मतलब राजकोषीय घाटा है, जो डेफिशिएट है, वो बहुत ज़्यादा ना रहे, क्योंकि वो अर्थव्यवस्था के लिए उतना बढ़िया नहीं है। तो सरकार को एक लिमिट में जो है खर्च करना चाहिए, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री है वहाँ पे ऐसा नहीं हो पाता है। इंडिया के जैसे आप बात कीजिएगा तो जितना मतलब राजस्व आता है, जितना रेवेन्यू आता है, गवर्नमेंट के पास जितना आय आता है टैक्सेस के थ्रू, उससे कहीं ज़्यादा जो है हमको खर्च करना पड़ता है, क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, इनइक्वालिटी इतना ज़्यादा है। तो हमने अभी तक 4 प्रिंसिपल समझा। कौन कौन सा? पहला हमने देखा कैनन ऑफ बेनिफिट, यानी कि मैक्सिमम सोशल बेनिफिट होना चाहिए, मैक्सिमम लोगों को होना चाहिए। ठीक है। दूसरा हमने समझा कैनन ऑफ इकोनॉमी, मतलब जो भी खर्च हो वो उचित ढंग से हो और वेस्टेज ना हो। फिर हमने समझा थर्ड कैनन ऑफ सैंक्शन, मतलब जो सार्वजनिक व्यय हो उसको जो खर्च करने के लिए प्रॉपर अथॉरिटी होनी चाहिए जो उसका परमिशन दे। जैसे इंडिया के सेंस में हमने बात किया कि सेंटर पे पार्लियामेंट और स्टेट लेवल पे विधानसभा जो इसका परमिशन देता है। फिर फोर्थ वन हमने समझा कैनन ऑफ सरप्लस, मतलब सरकार को ये ध्यान देना चाहिए कि जितना रेवेन्यू आ रहा है उससे बहुत ज़्यादा खर्च ना हो, क्योंकि तब फिर जो है सरकार को है बोरोइंग्स करनी पड़ेगी, और जब सरकार ही देश के अंदर बहुत ज़्यादा बोरोइंग करेगी तो जो प्राइवेट सेक्टर फिर क्या करेगी। तो ये 4 हो गया। इसके बाद जो है जैसे हमने बताया था कि BESS। तो चलिए हमने 4 को समझ लिया, अब बाकी का 4 देखते हैं। तो पहला जो हो गया EE और फिर PN। तो E से हो गया कैनन ऑफ इलास्टिसिटी। जैसे कि हमने अभी बात किया कि कैनन ऑफ सरप्लस, मतलब गवर्नमेंट को ये ध्यान रखना चाहिए कि मतलब जितना रेवेन्यू आ रहा है पब्लिक रेवेन्यू, उससे ज़्यादा एक्सपेंडिचर, बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर वो खर्च ना करे, ज़्यादा व्यय ना करे। लेकिन गवर्नमेंट को इलास्टिसिटी मतलब फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जैसे कि अभी कोविड का सिचुएशन है और गवर्नमेंट को ज़्यादा खर्च करना ही पड़ेगा, तो वो भी गवर्नमेंट जो है वो सिचुएशन को देखे कि अगर इमरजेंसी है तो वहाँ पे उसको एक्सपेंडिचर ज़्यादा करना ही पड़ेगा, भले उससे जो है डेफिशिएट जो है हमारा बढ़ जाए। ठीक है। तो गवर्नमेंट को क्या करना है, इलास्टिक रहना है। तो कैनन ऑफ इलास्टिसिटी। उसके बाद और एक जो है ई, उससे हो गया कैनन ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन या कैनन ऑफ इक्विटी। मतलब गवर्नमेंट को ये ध्यान रखना है कि जो वीकर सेक्शन है, जिसके पास जो है संसाधन नहीं है, इनकम के स्रोत नहीं है, तो उनके लिए भी गवर्नमेंट जो है प्रोविजनिंग करे, क्योंकि भारत जो है एक वेलफेयर स्टेट है। तो ये 2 ई आपको समझ में आ गया, कैनन ऑफ इलास्टिसिटी और कैनन ऑफ इक्विटी या इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद हो गया PN, कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी। मतलब गवर्नमेंट को ये ध्यान रखना है कि जो एक्सपेंडिचर करे उससे जो है जो प्रोडक्टिविटी है, उत्पादन, वो बढ़े। और फिर लास्ट हो गया कैनन ऑफ न्यूट्रलिटी। गवर्नमेंट को जो है एक्सपेंडिचर इस हिसाब से करना है कि मतलब कोई पर्टिकुलर सेक्शन को, मतलब ऐसा ना हो कि बस जो बेनिफिट हो केवल पर्टिकुलर सेक्शन को ना हो, सबको हो। न्यूट्रलिटी को गवर्नमेंट को मेंटेन करना है। तो स्टार्टिंग में हमने देखा 4, उसमें हो गया BE यानी कि कैनन ऑफ बेनिफिट, मैक्सिमम लोग को एडवांटेज होना चाहिए। कैनन ऑफ इकोनॉमी, मतलब जो एक्सपेंडिचर होना चाहिए वो बेकार नहीं जाना चाहिए और सोच समझ के खर्च होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद हमने देखा कैनन ऑफ सैंक्शन, यानी कि एप्रोप्रिएट अथॉरिटी हो जो कि इस खर्च को अप्रूव करे। फिर हमने जाना कि अगर इंडिया की बात करें तो पार्लियामेंट सेंट्रल लेवल पे और जो विधानसभा है वो स्टेट लेवल पे। उसके बाद हमने जाना कैनन ऑफ सरप्लस, मतलब गवर्नमेंट को ये ध्यान में रखना चाहिए कि जितना उसको राजस्व रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है उससे बहुत ज़्यादा वो खर्च ना करे, तो उसको बोलते हैं कैनन ऑफ सरप्लस। ये 4 हो गया। और फिर बाद का 4 कैनन ऑफ इलास्टिसिटी, मतलब गवर्नमेंट को फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि अगर नीड पड़े तो गवर्नमेंट को जो है ज़्यादा खर्च करना चाहिए और नहीं है तो कम करना चाहिए। उसके बाद कैनन ऑफ इक्विटी या इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब सबका साथ सबका विकास, जो वीकर सेक्शन है उन पे भी खर्च होना चाहिए। उसके बाद कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी, गवर्नमेंट को जो है खर्च इस हिसाब से करना चाहिए कि उससे उत्पादकता बढ़े। और फिर लास्ट में कैनन ऑफ न्यूट्रलिटी। तो ये मेन प्रिंसिपल रहे
पब्लिक एक्सपेंडिचर के, यानी सार्वजनिक व्यय के। अब देखिए, पहले हमने समझा कि पब्लिक एक्सपेंडिचर होता क्या है, कितने टाइप का है, और हमने प्रिंसिपल देखा। अब क्या क्या कारण रहे, क्या क्या कॉजेज रहे पब्लिक एक्सपेंडिचर के बढ़ने के। तो देखिए, एक तो जनसंख्या है वो बढ़ते जा रही है, ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है, तो उसका जो है नीड्स और डिमांड जो है वो बढ़ते जा रहा है। तो ग्रोइंग पॉपुलेशन सबसे पहला कारण हो गया। फिर आपका हो गया कि वेलफेयर स्टेट, सरकार को जो है सबका मतलब ध्यान देना है, जो मतलब कमा सकते हैं उनका भी, और जो नहीं कमा सकते उनका तो और विशेष करके, बुजुर्ग महिलाएं हो गए, डिसेबल लोग हो गए, तो वो सबका जो है मतलब उचित ख्याल रखना है। फिर आपका हो गया कि अभी आप देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है कि मतलब जो सिचुएशन बना हुआ है वो ऐसा है कि पावर रिस्पेक्ट पावर, तो गवर्नमेंट के जो डिफेंस एक्सपेंडिचर हैं वो भी काफ़ी मतलब बढ़ गए हैं, तो गवर्नमेंट को उसका भी ख्याल रखना है। साथ ही साथ जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करना, आर्थिक विकास भी करना है। और फिर जब कुछ डिजास्टर आ जाए, मतलब मुसीबत आ जाए, फ्लड आ जाए या अर्थक्वेक आ जाए, या फिर जैसे कोविड जैसा प्रॉब्लम आ जाए, तो फिर उसमें भी जो है एक्सपेंडिचर जो है गवर्नमेंट का बढ़ जाता है। तो ये सब जो है कॉजेज है ऑफ ग्रोइंग पब्लिक एक्सपेंडिचर। एक तो हो गया जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है वो, उसके बाद वेलफेयर स्टेट हो गया, डिफेंस एक्सपेंडिचर हो गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, और फिर आपका जो है नेचुरल डिजास्टर्स, मतलब डिजास्टर्स हो गए, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो मैन मेड हो। अब इसका इम्पैक्ट क्या है, तो इसका इम्पैक्ट जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ का इम्पैक्ट होता है तो दोनों होता है ना, मतलब पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो चलिए, पब्लिक एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अभी यूएनडीपी का रिपोर्ट आया है, क्या रिपोर्ट आया है कि अगर इंडिया की बात करें तो 2005-06 से लेके 2015-16 तक जो है, इन 10 सालों में भारत में 27 करोड़ लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से बाहर आ गए। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है एमपीआई, उसमें जो है उसमें कैलकुलेशन ये यूएनडीपी जो है पब्लिश करती है और भी संस्थाओं के साथ मिलके, तो उसमें यही आया है रिपोर्ट में कि ये जस्ट लेटेस्ट रिपोर्ट है कि गवर्नमेंट जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर ज़्यादा करती है और भी चीज़ों को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर रही है, तो उसका नतीजा ये निकला कि 27 करोड़ लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से बाहर आ गए 10 साल के बीच में। तो चलिए, बाकी हम इम्पैक्ट देखते हैं क्या क्या पड़ता है। तो इम्पैक्ट जो है प्रोडक्शन पे होता है, प्रोडक्शन जो है काफ़ी बढ़ जाता है क्योंकि सरकार जो है बड़े पैमाने पे चीज़ों को अवेलेबल करा रही है। फिर चाहे वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो चाहे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो, उसके साथ ही साथ जो है डिस्ट्रीब्यूशन पे, एलोकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है रिसोर्सेज का, वो भी बढ़ जाता है। सरकार जो है चीज़ों को मुहैया करवाती है, जैसे अगर हम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की बात करें तो सरकार जो है कम दाम पे जो है अनाज मुहैया करवा रही है उन लोगों को, जो कि अगर गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड करती तो फिर वो लोग को नहीं मिल पाता। फिर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है। उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, लोगों की इनकम बढ़ती है। जैसे सरकार जो है मनरेगा प्रोग्राम चला रही है, तो क्या हो रहा है कि जिन लोगों के पास काम नहीं है उनको काम मिल रहा है। सरकार जो है दीनदयाल जो है कौशल विकास योजना चला रही है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चला रही है, और जब उनके पास स्किल आएगा तो उनको जो है कहीं काम मिलेगा, काम मिलेगा तो उनका इनकम ग्रोथ करेगा। तो ये सब चीज़ जो है गवर्नमेंट कर रही है, और मतलब ये सब जो है एक्सपेंडिचर का इम्पैक्ट पड़ता है प्रोडक्शन पे, डिस्ट्रीब्यूशन पे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे और इनकम जनरेशन पे, ये सब पे प्रभाव पड़ता है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, रोजगार बढ़ती है, तो ये सब तो पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ। गरीबी घटती है, तो ये सब पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ। लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है? नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि जैसे जो एक डेवलपिंग कंट्री है इंडिया, इसके पास जितने रेवेन्यू आते हैं, जितने टैक्स से इसको राजस्व मिलता है वो सफिशिएंट नहीं होता, और जो इसके एक्सपेंडिचर हैं, जिसके खर्च है वो बहुत ज़्यादा हैं। और चूंकि गवर्नमेंट के खर्च बहुत ज़्यादा हैं तो सरकार को फिर बोरो करना पड़ता है, सरकार को कर्ज लेना पड़ता है, देश के अंदर भी और देश के बाहर भी। और देखिए, नॉर्मली क्या है कि मान लीजिए दो कंडीशन हम समझते हैं, ये हमने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया है पब्लिक फाइनेंस में। अगर आपने नहीं देखा, पहले आप उसको डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दिया है। सार्वजनिक वित्त या लोक वित्त भी इसको कहते हैं, उसको आप पहले समझिए, क्योंकि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है, सार्वजनिक व्यय जो है, ये लोक वित्त का एक हिस्सा है। तो जैसे नेगेटिव क्या हुआ, हम दो केस समझते हैं कि मान लीजिए 100 करोड़ जो है वो रुपए अवेलेबल है गवर्नमेंट के पास, ठीक है। अब पहला केस में क्या होता है कि गवर्नमेंट का जो है वो
जो एक्सपेंडिचर है वो उतना ज़्यादा नहीं रहता है, वो नॉर्मल रहता है। तो उसमें क्या होता है कि फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसमें सरकार जो है 100 करोड़ में से 30 करोड़ में ही अपना काम चला लेगी और बाकी 70 करोड़ जो है वो प्राइवेट सेक्टर को अवेलेबल रहेंगे और प्राइवेट सेक्टर जो है फिर अलग अलग काम को करेगी। लेकिन मान लीजिए कि सरकार को जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर, जैसे कोविड हो गया तो अब सरकार का है कि खर्च बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। अब सरकार को बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा तो सरकार को फिर उसको मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए सरकार को बोरो ज़्यादा करना पड़ेगा। और जब सरकार ही कर्ज बहुत ज़्यादा करेगी, क्योंकि राजकोषीय घाटा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर प्राइवेट सेक्टर के लिए जैसे 100 करोड़ में से पहले सरकार ने 30 करोड़ बोरो किया था तो अब उसको करना पड़ेगा 60 करोड़ या 70 करोड़। तो प्राइवेट सेक्टर के लिए जो है पैसा कम बचेगा, तो फिर ये जो है इकोनॉमी के लिए लॉन्गर टर्म में अच्छी बात नहीं है। तो ये निगेटिव हो गया। इसलिए भारत में अभी क्या सोचा जा रहा है कि एक पब्लिक स्पेंडिंग काउंसिल जो है बनाई जाए, जो कि सरकार के खर्च को, पब्लिक एक्सपेंडिचर को अच्छे से मेंटेन करे। तो इसके बारे में आप जरूर से पढ़िए, ये अभी नया कंसेप्ट काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है पब्लिक स्पेंडिंग काउंसिल के बारे में। उसके बाद अब एक चीज़ यहाँ मिस हो गया था, थ्योरीज ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और पहले तो हमने आपको पब्लिक एक्सपेंडिचर से संबंधित सब चीज़ बता दिया, लेकिन इसमें जो है थ्योरीज मिस हो गया। तो पहले तो आप लिखेंगे कि एक्सपेंडिचर क्या होता है, कितने टाइप का होता है, प्रिंसिपल क्या होता है। उसके बाद इम्पैक्ट से पहले ना आपको जो है ऐड करना पड़ेगा थ्योरीज ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्या क्या जो है थ्योरी दिए गए हैं। तो चलिए अब थ्योरीज को समझते हैं। टोटल 4 थ्योरीज हैं। पहला जो थ्योरी है वो एडोल्फ वैगनर की थ्योरी है, जो कि जर्मनी के इकोनॉमिस्ट थे और उन्होंने जर्मनी की जो है स्टडी करी 1835 से लेकर 1917 तक, और उसके बेसिस पे अपना द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी का थ्योरी दिया। उनका कहना था कि जब देश का आर्थिक विकास होगा, जब देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, तो फिर जो गवर्नमेंट की एक्टिविटी है वो बढ़ेगी। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिस रफ्तार से देश का आर्थिक विकास होगा उसी रफ्तार से जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी कि सार्वजनिक व्यय भी बढ़ेगा। ऐसा कहना था वैगनर का। और डाल्टन ये फिर मानते थे, इसमें ऐड करते थे कि देखिए जो सार्वजनिक व्यय है ना वो प्रॉफिट के लिए, मतलब जो सार्वजनिक व्यय होता है वो प्रॉफिट के लिए नहीं होता है, और जहाँ मतलब प्राइवेट सेक्टर जो है वो हर जगह जो है इन्वेस्ट नहीं कर सकती, इसलिए वहाँ पे गवर्नमेंट को मतलब एक्सपेंडिचर उसको नहीं करना पड़ता है। तो ये जो है वैगनर थ्योरी दिए थे, जिसको डाल्टन थोड़ा सा और मतलब एक्सप्लेन करे थे। लेकिन जो है इसमें जो है इसको क्रिटिसाइज किया जाता है। क्यों किया जाता है क्रिटिसाइज? क्योंकि जो है हर देश की जो अर्थव्यवस्था है वो एक जैसी नहीं होती है, और जर्मनी तो काफ़ी मतलब उस समय अच्छे पोजीशन में था, वैसा सबका हाल नहीं होता है। प्लस वैगनर ने कहा कि जिस रफ्तार से कंट्री का ग्रोथ बढ़ेगा उस रफ्तार से एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। लेकिन वैगनर साहब ने ये नहीं देखा कि मान लीजिए कि जब इमरजेंसी का सिचुएशन है, युद्ध लग गया है या फिर डिजास्टर आ गया है, तो उस समय क्या होता है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर काफ़ी बढ़ जाता है। तो ये सब चीज़ जो है वैगनर ने नहीं ध्यान दिया, तो ये इसको क्रिटिसिज्म कहते हैं। और फिर वैगनर के जो ये मतलब थ्योरी है द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी, इसी पे बेस्ड होके जो है पीकॉक वाइजमैन ने फिर जो है अपनी हाइपोथेसिस दी। उन्होंने 1891 से लेकर 1955 तक जो है ब्रिटेन की स्टडी की और उसके बेसिस पे कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा ना कि मतलब जिस रफ्तार से जो है कंट्री का ग्रोथ बढ़ेगा उसी रफ्तार से जो एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि इसमें उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। मतलब उन्होंने वैगनर की थ्योरी का इस्तेमाल तो किया लेकिन उसमें मॉडिफिकेशन किया, बदलाव लाया। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब मान लीजिए कि आपका वॉर लगा है या कोई आपदा आया है तो उस समय गवर्नमेंट क्या होगा, उस समय उनका इम्पैक्ट, जो गवर्नमेंट का जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है, सार्वजनिक व्यय है, वो बढ़ जाएगा। तो ये वैगनर से काफ़ी बढ़िया था क्योंकि उन्होंने बाकी चीज़ों को भी ध्यान में रखा और इन्होंने 3 एलिमेंट फर्दर ऐड किए। कौन कौन सा? पहला इन्होंने डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट कहा। इन्होंने कहा कि मान लीजिए कि जब वार लगा है या आपदा आई है, जैसे हम एग्जांपल अभी का बात करें तो जैसे कोविड आया हुआ है, कोविड-19, तो हर देश का जो एक्सपेंडिचर होता है वो बढ़ा हुआ है जितना वो नॉर्मली करता है। तो इन्होंने कहा कि जब कोई डिजास्टर आएगा तो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, उसको मैनेज करने के लिए सरकार जो है टैक्स बढ़ाएगा। ठीक है, तो पहले जो था नॉर्मली
टैक्स भी कम था और सरकार का व्यय भी कम था, जबकि डिजास्टर नहीं आया है तब। और बाद में क्या हो गया कि गवर्नमेंट का टैक्स भी बढ़ गया और गवर्नमेंट का व्यय भी बढ़ गया। तो चूंकि लोअर टैक्सेशन और लोअर एक्सपेंडिचर को हायर टैक्सेशन और हायर एक्सपेंडिचर ने डिस्प्लेस किया, तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। उसके बाद क्या है कि जब सरकार ने जो टैक्सेशन बढ़ा दिया और खर्च भी बढ़ा दिया, तो धीरे धीरे लोग जो है उसके यूज टू हो जाएंगे और फिर जो है गवर्नमेंट को इस चीज़ को मेंटेन करना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं इंस्पेक्शन इफेक्ट, क्योंकि जो लोग जो है अब उसके यूज टू हो गया कि हाँ सरकार जो है इतना खर्च कर रही है, हमको इतना टैक्स देना है, तो उसको फिर गवर्नमेंट को वो लेवल और नई एक्टिविटी करने के लिए भी जो है खर्च को अपना जो है बढ़ाए रखना पड़ेगा। और चूंकि जो है डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट हुआ, फिर इंस्पेक्शन इफेक्ट हुआ, तो एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। और जब तक अगला डिजास्टर ना हो, जब तक अगला डिस्प्लेसमेंट ना हो, वो कंटिन्यू चलेगा, तो उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन इफेक्ट। मतलब जो पिकॉक वाइजमैन है, इन्होंने पहले क्या किया, इन्होंने तो पहले वैगनर का जो लॉ था, द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी, उसमें संशोधन किया, मॉडिफिकेशन किया। उन्होंने कहा कि नहीं जी, ऐसा नहीं होगा कि जिस रफ्तार से कंट्री का ग्रोथ बढ़ रहा है उसी रफ्तार से सार्वजनिक व्यय भी बढ़ेगा, क्योंकि और भी फैक्टर होंगे जो उसको इम्पैक्ट करेंगे, जैसे कि डिजास्टर आ जाएगा या कोई बीमारी आ गई या फिर युद्ध लग गया, तो वहां पे जो है गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, लीनियर नहीं बढ़ेगा बल्कि उतार चढ़ाव स्टेप जैसा रहेगा। ठीक है, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रहेगा वो मतलब जिगसॉ रहेगा, जिगजैग रहेगा। ठीक है, स्टेप वाइज रहेगा, सीढ़ी नुमा रहेगा, उतार चढ़ाव से भरा रहेगा डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। और फिर उन्होंने इसके 3 फर्दर एलिमेंट दिए। क्या क्या? पहले उन्होंने बताया डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट का क्या मतलब है कि जब तक डिजास्टर नहीं आया हुआ है तो सरकार जो है टैक्स को भी कम रखती है, अपने खर्च को भी कम रखती है। लेकिन जब डिजास्टर आ जाता है, जैसे कि कोविड की हमने बात की, तो सरकार का जो खर्च है वो काफ़ी बढ़ जाता है। अब जब सरकार का खर्च जब बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि वो टैक्स को बढ़ाएगी किसी भी तरीके से। तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। अब क्या हुआ कि जब सरकार ने जो है टैक्सेशन बढ़ा दिया है और सरकार ने एक्सपेंडिचर भी बढ़ा दिया है, खर्च भी बढ़ा दिया है, तो लोग धीरे धीरे इसके यूज टू हो जाएंगे। तो फिर सरकार जो इंस्पेक्ट करे कि अरे भाई ऐसा चीज़ है, मतलब लोग भी इंस्पेक्शन कर रहे हैं, सरकार भी कर रही है, तो फिर जो है सरकार को अपने इस इंक्रीजिंग एक्सपेंडिचर को, जो सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हुई है, इसको मेंटेन रखना होगा। और जो टैक्सेशन बढ़ा है उसको भी मेंटेन रखना होगा। और ये तब तक चलेगा, कंसंट्रेशन इफेक्ट में बोलता है कि जो अब ये बदलाव हो गया ये तब तक चलेगा जब तक कि मतलब कुछ और मतलब चीज़ ना हो जाए। तो ये 3 चीज़ हुआ, मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इंस्पेक्शन इफेक्ट और कंसंट्रेशन इफेक्ट। तो ये रहा पिकॉक वाइजमैन का, जिन्होंने ब्रिटेन में स्टडी करके किया था। उसके बाद आता है कोलिन क्लार्क का जो क्रिटिकल लिमिट हाइपोथेसिस। कोलिन क्लार्क का ये कहना था कि ठीक है, सरकार जो है वो खर्च करे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन इन्होंने एक लिमिट सेट किया कि जितना भी आपका जीडीपी है उसका 25% से ज़्यादा जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर अगर होगा तो फिर जो है महंगाई हो जाएगी, महंगाई होगी फिर, और देश के लिए वो अच्छा नहीं रहेगा। तो इन्होंने क्रिटिकल लिमिट हाइपोथेसिस की थ्योरी दी। लेकिन जो इनकी ये हाइपोथेसिस है, अगेन वही बात कि हर जो कंट्री है, हर देश जो है वो एक जैसा नहीं रहता, और खासकर जो मतलब विकसित देश नहीं है या विकास की प्रक्रिया में है, उनको जो है उतना राजस्व रेवेन्यू नहीं आ पाता और उनका खर्च जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो वो नॉर्मली 25% का जो लिमिट उन्होंने सेट किया था उसको क्रॉस ही कर जाते हैं, क्योंकि वो वेलफेयर स्टेट है, सबका साथ सबका विकास करना है, और वहाँ पे असमानता बहुत ज़्यादा है, गरीबी बहुत ज़्यादा है, तो उनको ये लिमिट क्रॉस करना ही करना पड़ता है। और फिर जो है आता है डाल्टन का मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, जो कि बहुत ही मतलब चारों में ये सबसे अच्छा है। इसका यही मानना है कि जिस हिसाब से आपका रेवेन्यू आता है उस हिसाब से आप खर्चा कीजिए ताकि एक बैलेंस बना हुआ रहे। ठीक है, आपका जो है कर्ज उतना ज़्यादा ना रहे। तो ये चौथा थ्योरी रहा डाल्टन साहब का, थ्योरी ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। तो ये 4 थ्योरी हमने देखा। पहले एडोल्फ वैगनर की थ्योरी हमने देखी, द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी, जो कि कहाँ हुई थी, जर्मनी में हुई थी।
उन्होंने कहा कि जिस हिसाब से आपका कंट्री का विकास हो रहा है उसी हिसाब से जो है सरकार का पब्लिक एक्सपेंडिचर होना चाहिए। मतलब दोनों में जो है ना लीनियर रिलेशनशिप है, लेकिन इसमें जो है इसको नकार दिया गया क्योंकि ऐसा नहीं होता है। और क्योंकि उन्होंने जर्मनी का एग्जाम्पल लिया था, हर देश एक जैसा नहीं होता, प्लस ये भी चीज़ है कि विभिन्न परिस्थितियां होती हैं। जैसे हमने बताया कि डिजास्टर हुआ, वॉर हुआ, तो इसको जो है एडोल्फ वैगनर साहब ने कंसिडर नहीं किया था। अब इन्हीं के थ्योरी में मॉडिफिकेशन करके जो है पिकॉक वाइजमैन ने अपनी हाइपोथेसिस दी और उन्होंने कहा कि नहीं जी, लीनियर ग्रोथ तो नहीं होगा, लेकिन जिक्सॉ मतलब सीढ़ीनुमा ग्रोथ होगा। मतलब क्योंकि अलग अलग कंडीशन आएगा, मान लीजिए वॉर आ गया या कोविड टाइप का कुछ सिचुएशन आ गया, तो वहाँ पे सरकार को खर्च जो है वो ज़्यादा करना पड़ेगा। और फिर उन्होंने उसके 3 एलिमेंट बताए, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इंस्पेक्शन इफेक्ट और कंसंट्रेशन इफेक्ट। तो ये जो है वैगनर से थोड़ा बेटर रहा। और फिर इससे भी थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ कोलिन क्लार्क के क्रिटिकल लिमिट हाइपोथेसिस में। उन्होंने कहा कि ठीक है, गवर्नमेंट जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर होनी चाहिए, लेकिन जो टोटल जीडीपी है उसका 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर जो है महंगाई हो जाएगी और वो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी नहीं रहेगी। और फिर इसके बाद जो है डाल्टन साहब ने थियोरी ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज दिया कि भाई आप खर्च कीजिए, आप पब्लिक एक्सपेंडिचर कीजिए, पर इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि आपके पास कितना राजस्व या कितना रेवेन्यू आ रहा है। तो ये 4 जो है ये थ्योरी रहेंगी। तो मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे लिखना है, पहले आप डिफाइन करेंगे कि पब्लिक एक्सपेंडिचर होता क्या है। कोई भी क्वेश्चन पूछे आपको पहले उसको इंट्रोड्यूस करना है, फिर आपको बताना है वो कितने टाइप का होता है, फिर बताना है कि उसका कैनन क्या है, प्रिंसिपल क्या है, फिर आपको बताना है कि उसका टाइप क्या है, मतलब उसका थ्योरी क्या है। ठीक है, पहले इंट्रोडक्शन, फिर टाइप, फिर आपका कैनन, जो हमने 8 कैनन आपको समझाया वो, उसके बाद थ्योरीज जो 4 थ्योरी बताई वो, उसके बाद कॉजेज ऑफ ग्रोथ, क्यों बढ़ रहा है पब्लिक एक्सपेंडिचर, और लास्ट में जो है आपको बताना है कि उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी और निगेटिव इम्पैक्ट भी। और फिर लास्ट में आप डाल सकते हैं कि भारत जो है इस एक्सपेंडिचर को मेंटेन करने के लिए पहले तो एक आरबीआई के अंदर जो है पब्लिक डेप्ट मैनेजमेंट एजेंसी का गठन किया गया, और अब जो है गवर्नमेंट सोच रही है कि एक पब्लिक स्पेंडिंग काउंसिल बनाई जाए जो कि इंडिपेंडेंटली जो है सरकार के खर्च को मैनेज करे। तो ये न्यूज़ में भी काफ़ी चल रहा है, आप पब्लिक स्पेंडिंग काउंसिल को जरूर से पढ़िए। उम्मीद है आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। इकोनॉमिक्स से या कोई भी सब्जेक्ट से घबराना नहीं है, सब यहाँ होता है। अगर आप सोचते हैं कि ये सब्जेक्ट टफ है, आपको वो टफ लगेगा। आप सोचते हैं कि नहीं, हमको अगर सिलेक्शन लेना है तो हमको हर सब्जेक्ट पे कमांड होना चाहिए, हमको ये करना ही करना है, तो वही सब्जेक्ट आपके लिए फिर ईजी हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, मेहनत होगी, जीत होगी। थैंक यू।